Hello everyone. So this is lecture 8 from electricity chapter class 10. तो ये लेक्चर जो है दैट इज फॉर बोर्ड एनटीएससी और ओलंपियाड। इसमें हम कुछ टॉपिक जो है क्लास 12 के लेंगे। ऑलरेडी मैं बताता हूँ हर वीडियो में स्टार्टिंग के, और एट द एंड हम देखेंगे कि 40% के अराउंड जो है हम लोग अच्छी वर्मा की जो बहुत ही फेमस बुक है क्लास 12 की, है ना, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये बोर्ड एनटीएससी ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। तो इसमें कुछ टॉपिक्स जैसे मैंने बताया 12 के लेंगे, दैट इज किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कुछ इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया वो मैं बता दूं। फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस तक हम लोगों ने देख लिया। तो आज देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। तो देखते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है ना। तो सबसे पहले देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो मान लेते हैं ये रेसिस्टेंस है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है R1 R2 एंड R3। इसमें कुछ करंट जा रहा है, मान लेते हैं इस बात में आई, है ना। तो ये सारे रेसिस्टेंस जो है ये सीरीज में बोले जाते हैं ना। ये सारे रेसिस्टेंस किसमें कहे जाएंगे, सीरीज में। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो करंट होगा वो है ना सेम होगा सारे रेसिस्टेंस, ठीक है। और जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि एक ब्रांच में एक ही करंट है, तो मान लेते हैं ये ब्रांच हो गया, है ना। इन सेम ब्रांच करंट विल बी सेम। तो इस ब्रांच में जितने भी रेसिस्टेंस आएंगे सब सीरीज में कहलाएंगे। और बात जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे और क्लियरिटी अपने को आती जाएगी। तो ऐसे लिख लेते हैं एक लाइन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इससे है ना आई। दूसरी बात ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन वन ब्रांच आई विल बी सेम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक ही ब्रांच है तो उस ब्रांच में जितने भी रेसिस्टेंस आएंगे सब सीरीज में कहलाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन सब का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लेते हैं R1 R2 R3 लगा हुआ है, इन ये इसको अगर मैं रिप्लेस करूं किसी एक रेसिस्टेंस से जिसको बोलते हैं R इक्विवेलेंट, है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अभी हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, है ना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कैसे हम पहचानते हैं सीरीज और पैरेलल, है ना। जैसे मैंने बताया सीरीज में करंट क्या होगा, सब में सेम होगा। और एक ब्रांच है, जैसे मान लेते हैं आगे हम देखेंगे ऐसा कुछ ब्रांचेस बनते हैं ऐसे ऐसे, ना। तो अब एक ब्रांच है ये, अब यहाँ पे एक ब्रांच इधर आ गया, एक ये ब्रांच आ गया, इस तरह से एक ब्रांच आ गया, इसको बोलते हैं ब्रांच, ठीक है। तो हम देखते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, ये क्या होता है। तो सपोज इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने बैटरी लगा दी है 3 वोल्ट की, ये R1 है, फिर R2, फिर R3, करंट है आई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो जितने भी रेसिस्टेंस है सब में आई करंट जाएगा, ठीक है। 20 वोल्ट की बैटरी है। तो अब इन तीन रेसिस्टेंस की जगह अगर मैं कोई एक रेसिस्टेंस लगा दूं, है ना, इसके लगाने के बाद भी जो है ब्रांच पे करंट कितना फ्लो होगा, आई, है ना। तो इसको बोलते हैं आर इक्विवेलेंट, है ना। तो इन तीनों की को मैं एक सिंगल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर देता हूँ, इसको बोलता हूँ मैं आर इक्विवेलेंट, शॉर्ट, 3 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अच्छा ये चीज ध्यान रखना है कि सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक। तो ये जो बड़ी डंडी है ये हम लोग हाई पोटेंशियल के लिए बताते हैं, ये स्मॉल वाली लो पोटेंशियल, है ना। या फिर इसको ऐसे बोलते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव ना, हाई से लो की तरफ करंट फ्लो होगा ना। आउटसाइड द बैटरी हाई से लो, और इनसाइड देखेंगे तो लो से हाई, है ना। बैटरी के बारे में मैं और डिटेल में आगे बात कर लूंगा, अभी हम सिंपल सीरीज पैरेलल देखते हैं, ठीक है। तो जब भी जैसे मैंने करंट की डायरेक्शन ऐसे बनाई है ना, क्यों, क्योंकि हाई से लो की तरफ करंट जाएगा ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक। तो यहाँ भी अगर मैं डायग्राम बनाऊं करंट का तो ऐसा कुछ जाएगा, हाई करंट, ठीक है।
कि बैटरी का काम ही है, जैसे अगर मैंने बताया था पोटेंशियल को हाइट की तरह अगर सोचो, ठीक है, तो बैटरी क्या करेगी, हाई पोटेंशियल मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मुझे वाटर को फ्लो करवाना है ना, तो पाइप को मैं लो हाइट से ऊपर हाइट तक लेके जाऊंगा ना, लो हाइट से ऊपर हाइट तक लेके जाऊंगा तो वाटर का फ्लो होगा। सिमिलरली बैटरी क्या करेगी, चार्ज को है ना लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेके जाएगी, वर्क करेगी, तब जाके चार्ज का फ्लो होगा, है ना। बैटरी का काम ये चार्ज को लो से हाई की तरफ लेके जाना। तो आउटसाइड द सर्किट है ना, आउटसाइड द सर्किट करंट जो है हाई से लो की तरफ जाएगा, और इन सॉरी आउटसाइड द बैटरी, आउटसाइड द बैटरी करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, और इनसाइड द बैटरी यानी कि ये जो बैटरी है ना, बैटरी के अंदर करंट जाता है लो से हाई, ठीक है, और बैटरी के बाहर हाई से लो की तरफ, है ना, ज्यादा वाला हाइट से कम वाली हाइट की तरफ पानी का फ्लो, ऐसे समझ, ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ इन तीन की जगह कोई एक रेसिस्टेंस लगा दो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ R1 R2 एंड R3। तो देखो ओम्स लॉ के हिसाब से अगर आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तो ये वाला जो रेसिस्टेंस है ये कितना पोटेंशियल कंज्यूम करेगा, V इज इक्वल टू आई आर है ना, तो I इंटू R1, है ना। मान लेते हैं इसमें कुछ V1 पोटेंशियल कंज्यूम कर लिया, ठीक है, V1 का ड्रॉप आ गया बेसिकली इसके क्रॉस, ठीक है, इसके क्रॉस कितने का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस को कई बार पोटेंशियल ड्रॉप ही बोल देते हैं ना, इसके पास कितना ड्रॉप आ गया, V2 बोल देता हूँ, दैट इज I इंटू R2। सिमिलरली इसके पास कितना आ गया, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3, है ना, बाय ओम्स लॉ। तो V वोल्ट की बैटरी थी, कुछ पोटेंशियल इसने कंज्यूम कर लिया, कुछ इसके क्रॉस आ गया, कुछ इसके क्रॉस आ गया, तीनों मिलके कितना कंज्यूम करेंगे, V, है ना। तो तीनों मिलके V कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, V वोल्ट कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ ये तीनों मिलके जितना कंज्यूम कर रहे हैं उतना एक ही रेसिस्टेंस अगर कंज्यूम कर ले, तो ये जो रेसिस्टेंस होगा वो इन तीनों के इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना। तो V इज इक्वल टू I इंटू में R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तीनों मिलके कितना कंज्यूम कर रहे हैं, V, ठीक है, और ये इकलौता रेसिस्टेंस V कंज्यूम करता है, तभी तो मैं इसको इक्विवेलेंट बोलूंगा। अब यहाँ से हम देखो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर इक्विवेलेंट, और यहाँ से V1 क्या लिख सकते हैं, I इंटू R1, V2 क्या लिख सकते हैं, I इंटू R2, V3 क्या लिख सकते हैं, I इंटू R3, है ना। अब I कॉमन आके कट गया, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, इट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, और अगर एक और रेसिस्टेंस होगा तो R4 एंड सो ऑन, ऐसा बोल सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट क्या करना है, सिंपली सबको ऐड कर देना, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करना है, सिंपली सबको ऐड कर देना, ठीक। एग्जांपल समझते हैं, जैसे 2 ओम 4 ओम, ये एक और ये बी, फर्क नाम है ये बी। अब क्वेश्चन मान लीजिए तरह से पूछेगा, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, ए एंड बी। अच्छा, ये क्वेश्चन काफी कॉमन भी देखेगा, अपने को देखने को मिलेगा कि फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। अक्रॉस ए एंड बी का मतलब होता है ना, इस लाइन का मतलब होता है क्रॉस ए एंड बी, मतलब कि बैटरी जो है ए और बी के क्रॉस लगी हुई है, ऐसे लगी हुई है बैटरी, इससे से बैटरी लगी हुई है, ऐसे लगी, है ना, ये मतलब होता है क्रॉस ए एंड बी, मतलब बैटरी जो है ए और बी के क्रॉस लगी हुई है, ठीक है। तो मतलब होता है इट मीन battery is connected between A and B, A and B। और जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाएंगे ना, तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। इस चीज को मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा कि ए और बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट जब पूछा जाता है इसका मतलब क्या होता है। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल हो गया, सीरीज में साफ साफ दिख रहा है, तो कितना हो गया इसका आंसर, है ना। आंसर सबको ऐड कर दो, 2 प्लस 4 प्लस 3, तो कितना हो गया, 9 है ना। क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे सीरीज और पैरेलल के, तो मिक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ सीरीज में होंगे कुछ पैरेलल में होंगे। तो सीरीज के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, करंट जो है सारे रेसिस्टेंस में सेम होना चाहिए, ये कंडीशन हो गई, और उसका इक्विवेलेंट भी मैंने बता दिया कि सबको ऐड कर दो। अब पैरेलल देख लेते हैं, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस समझते हैं क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
मान लेते हैं ये एक सिंपल सा मैंने फिगर बना दिया है ना? सारे बुक्स में यही होता है। बैटरी लगा दी, 3 वोल्ट की बैटरी लगा दी, करंट आ गया इधर से कुछ आई, है ना? अब इसको 3 रास्ते मिल रहे हैं, तो मान लेते हैं इधर कुछ चला गया I1, इधर कुछ चला गया I2। आगे हम ये I1 I2 I3 कैलकुलेट भी करेंगे, है ना? बट अभी हमारा ध्यान है बस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना पैरेलल में और उसको पहचानना, ठीक है? कि रेसिस्टेंस कब पैरेलल में कहे जाते हैं और कब सीरीज में कहे जाते हैं। एक मिसकंसेप्शन होता है, लोग ज्योमेट्री के हिसाब से देखने लगते हैं सीरीज एंड पैरेलल, है ना? कि उन्हें लग रहा है कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा है तो पैरेलल हो गया और सीधा सीधा है तो सीरीज हो गया। ऐसा नहीं होता, ज्योमेट्री से नहीं देखेंगे, है ना? तो देखो पैरेलल कैसे पहचानते हैं, ये तीनों पैरेलल में। तो देखो मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल सपोज मान लेते हैं बी और यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं कुछ ए, ठीक है ना? इस जंक्शन का पोटेंशियल मैंने बोल दिया ए, इसका मैंने बोल दिया बी, ठीक। तो ये जो R1 रेसिस्टेंस है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया, वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए, जो भी है ना उस तरह से। R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, अगेन ए वी ए माइनस वी बी, और R3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही आ गया, ठीक है? या फिर इसको हम लोग ऐसे आगे क्लासेस में हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे बोलेंगे, R1 जो है वो ए और बी के बीच में आ रहा है, R2 भी ए और बी के बीच में आ रहा है, R3 भी ए और बी के बीच में आ रहा है ना? इसका मतलब R1 R2 और R3 पैरेलल में हो गया, ऐसे हम आगे बात करेंगे, ठीक। तो मतलब ये हो गया। अगर मैं पोटेंशियल के टर्म में बात करूं, है ना, मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं 10 वोल्ट है और यहाँ का पोटेंशियल है सपोज मान लेते हैं 2 वोल्ट, ठीक है? तो R1 को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला, 8 वोल्ट। R2 को कितना मिला, 8 वोल्ट। R3 को भी 8 वोल्ट मिला, है ना? इसका मतलब R1 R2 और R3 के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना? कि जब वैसे रेसिस्टेंस का ग्रुप जिनकी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो हम बोलेंगे वो सारे रेसिस्टेंस जो है पैरेलल में है ना? तो अपने को ये बात ध्यान रखना है कि क्या होगा इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पोटेंशियल डिफरेंस, थोड़ा लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, है ना? अब ये लाइन सारे बुक्स में लिखी होती है, तो समझ लेंगे लोग न्यूमेरिकल, है ना? ये बात मैं चिपका दी यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। कैसे पहचानेंगे, नेमिंग करके, है ना? नेमिंग कर देंगे तो पहचान लेंगे। अच्छा, एक चीज है छोटी सी बात, ये जो ये जो प्लेन वायर दिखता है ना, मैंने ये जो प्लेन वायर इसको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर, ठीक है? इनका रेजिस्टेंस हम लोग जीरो मानेंगे, जीरो मानेंगे, ठीक है? यानी कि ये जो वायर हैं ये कुछ भी पोटेंशियल कंज्यूम नहीं करेंगे। वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। तो करंट तो जा रहा है बट क्योंकि इनका रेजिस्टेंस जीरो एज्यूम करेंगे, पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। यानी कि ये कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब इसके पास कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा, है ना? यहाँ का अगर मान लेते हैं पोटेंशियल 10 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट ही आएगा, है ना? कनेक्टिंग वायर है, ये कुछ भी कंज्यूम नहीं करता, क्योंकि अगर ये भी कंज्यूम करने लगे, ये भी अगर पोटेंशियल कंज्यूम करने लगे, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप अगर इसके अक्रॉस भी आने लगेगा, तो आगे हम देखेंगे कि इसके अक्रॉस भी फिर हीट जनरेट होगा, है ना? इसके अक्रॉस भी हीट जनरेट होगा, भी पावर वगैरह इसके अक्रॉस भी आएगी, हीट जनरेट होगा, जो कि एक्चुअल में होता है ना? एक्चुअल में होता ही है। लेकिन हमारा हम जैसे हम अगर वायरिंग करवाते हैं घर की, तो हमारा मेन पर्पज होता है कि हम बल्ब यूज करें, एसी यूज करें, फैन यूज करें, तो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ना कि जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो अगर कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो अननेसेसरी हमें उसका भी बिल पे करना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे घरों में जो वायर्स यूज हो रहे हो उनका रेसिस्टेंस ना के बराबर बहुत ही कम हो, है ना? एड वेड भी आते हैं पॉली केबल्स वायर वगैरह के, जिसमें बोलते हैं कि घर का बिजली बचा है, मतलब ऐसा कुछ है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल बचा है। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनका जो वायर है उनका रेसिस्टेंस काफी कम है, तो वो भी कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम करेंगे बट ना के बराबर, ठीक है? बहुत कम करेंगे, उनका ये कहना होता है। बट हम जब बुक्स में पढ़ते हैं तो कनेक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस क्या मानेंगे, जीरो। आगे जब भी ये स्ट्रेट वायर दिखे उनका रेसिस्टेंस कितना मानना है, जीरो, है ना? ये लिखा करना है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है बस वो ये जिगजैग वाले के ही अक्रॉस है। ये जिगजैग क्या हो सकता है, फैन, एसी, कूलर, बल्ब, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो कनेक्टिंग वायर है ये, उसका रेसिस्टेंस कितना होगा, जीरो, ठीक है? ये हो गया। और जैसे मैंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस। पहचानेंगे कैसे, और हम लोग सवालों में समझेंगे, ठीक।
तो अब मैं चाहता हूँ R1 R2 और R3 की जगह कोई मैं एक ही रेसिस्टेंस लगा दूं, है ना, जिसकी वजह से भी करंट कितना हो, आई ही ब्रांच में फ्लो हो। तो मैं बोलूंगा कि वो जो रेसिस्टेंस है वो इन तीनों के इक्विवेलेंट है ना, इन तीनों क्या होगा, इक्विवेलेंट। तो आगे देखते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पहला कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पहला कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो सपोज कोई प्रोडक्ट जो बनाता हूँ मैं, तो इधर कुछ करंट चला गया I1, इधर I2, इधर I3। ठीक, मैं चाहता हूँ इन तीनों को रिप्लेस करके कोई एक रेसिस्टेंस लगा, इसको बोलूंगा मैं R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो I करंट है ना, I जो करंट है, तो ये I1 I2 और I3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट मीन बोल सकता हूँ मैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। और इस सर्किट में मैं I बोल सकता हूँ कि V अपॉन में R इक्वल, ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR के हिसाब से, है ना। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। I इज इक्वल टू कितना, V अपॉन R। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक, तो अब देखो V वोल्ट है, ठीक, V वोल्ट की बैटरी थी। मान लेते हैं यहाँ पोटेंशियल कितना है, जीरो। यहाँ पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा, जीरो। ठीक है, अब मैं इधर से मूव कर रहा हूँ, जैसे ना राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, तो निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ गया तो पोटेंशियल मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। पोटेंशियल कितना बढ़ गया, ठीक है। कितना पोटेंशियल बढ़ जाएगा, जितना पहले मैंने अज्यूम किया था, पहले मैंने कितना अज्यूम किया, जीरो। तो जीरो पोटेंशियल मेथड भी कहता है। जीरो मैंने इसलिए अज्यूम किया कि जीरो में कुछ भी ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना इजी होता है। ऑलराइट, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, वी वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, वी। सही है, यहाँ का मैंने जीरो मान लिया था, जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्यों, क्योंकि कनेक्टिंग वायर है, कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, है ना, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे अगर मैं जीरो की जगह 2 वोल्ट भी मानूंगा ना, 2 वोल्ट, तो भी देखो, अगर मैंने जीरो पोटेंशियल माना है तो R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, V। R2 अक्रॉस भी V, और R3 के अक्रॉस भी V का पोटेंशियल डिफरेंस आया, है ना। करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस मायने रखता है। जैसे कि मान के चलते हैं ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, है ना। यहाँ पोटेंशियल ले लो 10 वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल ले लो 2 वोल्ट, तो करंट कितना आ जाएगा, 8/2। 8/2 दैट मीन्स 4 एम्पियर, है ना। अब अगेन मैं क्या करता हूँ, ये 2 ओम है, यहाँ पोटेंशियल ले लेता हूँ 12, यहाँ पोटेंशियल ले लेता हूँ कुछ 4 वोल्ट। अभी ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 8। अभी भी करंट कितना जाएगा, 4 एम्पियर ही जाएगा। इसका मतलब करंट जो फ्लो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ना कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल कितना है। डिफरेंस अगर सेम है तो करंट सेम जाएगा, है ना। इसलिए मैंने यहाँ का पोटेंशियल क्या माना, जीरो माना, क्योंकि जीरो में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना इजी है। अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट मानूंगा तो ये हो गया 2, ये भी 2। अब मैं इधर मूव करूंगा तो 2 में वी ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल 2 + V, यहाँ का भी 2 + V, यहाँ का 2 + V और यहाँ का 2। अभी भी डिफरेंस कितना आ रहा है, V ही आ रहा है ना। तो हम लोग आगे से जीरो एज्यूम करेंगे, क्योंकि जीरो में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना इजी होता है ना। तो चलो, तो अब अगर हम देखें तो zero करिए, तो आई जो है इस सर्किट के हिसाब से दैट इज V अपॉन में R इक्विवेलेंट है ना। और आई वन इस ब्रांच में, तो I1 कितना करंट जाएगा इस वाले ब्रांच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो R1 के अक्रॉस दैट इज V, और रेसिस्टेंस है R1, तो करंट कितना जाएगा, I1 की वैल्यू जाएगी V अपॉन में R1,
वी अपॉन में आर वन ओम्स लॉ के हिसाब से। I2 मतलब इस वाले ब्रांच में करंट, इस वाले ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, यानी कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है, वी माइनस जीरो जो वी। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है वी और रेजिस्टेंस है R2, तो करंट हो जाएगा वी अपॉन में R2। सिमिलरली I3 वैल्यू हो जाएगा वी अपॉन में R3। तो वी से भी कट गया कॉमन लेकर के, तो 1/R इक्विवेलेंट जो है ये आ गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। इसको सॉल्व करेंगे है ना, फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आर इक्विवेलेंट का अपने को रिजल्ट मतलब ये आर इक्विवेलेंट पता लग जाएगा है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता ऐसे तो है ना, 1/R इक्विवेलेंट का होता है, ठीक है ना। एंड सो ऑन आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लोग अभी निकालेंगे। तो अब अगर मैं बोलूँ दो ही रेसिस्टेंस होगा है ना, दो रेसिस्टेंस होगा है ना, इफ देयर इज ओनली टू रेसिस्टेंस, ठीक है, दो ही रेसिस्टेंस है ना, तो कितना हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सॉल्व करते हैं ना, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा ये R2 प्लस R1 अपॉन में R1 R2 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R इक्विवेलेंट हो गया, रेसिप्रोकल ले लो, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो दो के लिए ये फॉर्मूला याद रखो है ना, मैक्सिमम सवाल इसी से बन जाएंगे। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वाला फॉर्मूला हम लोग रेयर इक्का दिक्का सवाल में ही यूज करेंगे अगर डेटा बहुत ही खराब दिया हो, अदरवाइज इससे अपना काम बन जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दो के लिए है, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ इफ R1 इज इक्वल टू R2, दोनों बराबर है R के, ठीक है, तो वन बाय सॉरी R इक्वल कितना हो गया, R1 R2 दोनों R है अपॉन में 2R हो गया, तो कितना R/2 हो गया, ठीक, R/2 हो गया। इसका मतलब अगर ऐसा कुछ है, ये R और ये R ना, ये R B, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2 इतना, यानी कि अगर ये 8 ओम है ये 8 ओम है, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है इज इक्वल टू 4 ओम, अगर दो रेसिस्टेंस है। सिमिलरली अगर ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन हो जाए R और A और B, इनका अगर मैं इक्विवेलेंट निकालू है ना, तो अपने फॉर्मूला पर, अब यहाँ पे चार रेसिस्टेंस है ना, तो वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, वो तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2 दो के लिए एप्लीकेबल है। तो पुराने फॉर्मूले पे जाते हैं ना, मैं कुछ रिजल्ट निकालना चाह रहा हूँ, तो पुराना फॉर्मूला क्या कहेगा, दैट इज 1/R1 है ना, सबकी वैल्यू सेम ही है ना, तो R1 भी कितना होगी R प्लस R2 भी R प्लस R3 और ये R4, तो कितना चाहिए 4/R, 1/R इक्विवेलेंट अपने क्या चाहिए R इक्विवेलेंट, तो कितना की R/4 है ना। तो पॉइंट ये है कि अगर सिमिलर रेसिस्टेंस है ना, वो अगर n टाइम्स रिपीटेड है तो R की वैल्यू कितनी होती है R/n है ना, तो इससे हम एक रिजल्ट बना सकते हैं, ये R है, ये R है, ये R n टाइम्स है ना। तो हमने पहचान लिया कि ये सब पैरेलल में, कैसे, क्योंकि ये जो R है वो A और B के क्रॉस है, ये वाला R भी A और B के क्रॉस है, ये वाला R भी A और B के क्रॉस है, सब A और B के क्रॉस है, और इनके नंबर्स कितने हैं n, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया R/n, बिल्कुल। ये रिजल्ट अपने को ध्यान रखना है, ये वाला रिजल्ट ना, ये इसको मैंने बेकार से करना। तो दो वाला रिजल्ट याद रखना है, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, और अगर आइडेंटिकल रेसिस्टेंस पैरेलल में हो तो जो उनका नंबर है, सपोज 3 रो बन रहा है तो R/3, 4 रोज बन रहा है तो R/4, 5 है तो R/5, ये दो रिजल्ट अपने को ध्यान रखना है। अब हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है, उसमें क्वेश्चन जो होंगे वो कंबाइंड होंगे, सीरीज एंड पैरेलल मिक्स होंगे। देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं,
इसकी वैल्यू है 4 ओम, 2 ओम, 10 ओम, 2 ओम, और ये कितना हो गया 4 ओम, 3 ओम, है ना। क्वेश्चन ये है, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। अब इसमें कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में हो सकते हैं ना, तो अब थोड़ा देखने में अजीब सा लग रहा है कि सीरीज में कौन से पैरेलल कौन से है ना, तो ऐसा करते हैं सर्किट को थोड़ा छोटा करते हैं, है ना, सर्किट को थोड़ा छोटा करते हैं। देखो जो डेफिनेटली सीरीज में है उसको मार्क कर लेते हैं, तो मेरे को ये दिख रहा है ये दोनों तो पक्का से सीरीज में है। कैसे कि जो भी यहाँ पे करंट आएगा वो 4 और 2 से तो सेम करंट पास होगा, है ना, तो ये दोनों तो पक्का सीरीज में है। अब 10 ओम, 2 ओम और ये 4 ओम ये सीरीज में नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से जो करंट आ रहा होगा, मान लेते हैं 2 एम्पेयर आया, तो पूरा का पूरा 2 इधर तो जाएगा नहीं, कुछ इधर ही बढ़ जाएगा ना, है ना। इसका मतलब ये तीनों सीरीज में नहीं है। तो मैंने पहले बताया था सीरीज एंड पैरेलल ज्योमेट्री से नहीं देखना, ठीक है, ये हो गया। हाँ लेकिन ये दोनों जो है ये डेफिनेटली सीरीज में होंगे, ये डेफिनेटली किसमें होंगे, सीरीज में होंगे, क्योंकि जो भी करंट यहाँ पे आएगा वही करंट 2 और 4 से पास होगा, है ना। ऐसा करते सर्किट को थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं। 4 और 2 सीरीज में है और ये 2 और 4 भी सीरीज में है। 10, 2 और 4 ये सीरीज में नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो भी करंट आएगा, है ना, वो बढ़ जाएगा इधर, है ना, इसीलिए मैंने बोला ये दोनों डेफिनेटली सीरीज में, ये दोनों डेफिनेटली सीरीज में, तो थोड़ा सर्किट को रिड्यूस कर लेते हैं, है ना। तो 4 और 2 की जगह बन लीजिए 6 ओम, ये 10 ओम लिख दिया, और 2 और 4 की जगह लिख दिया 6 ओम, 6 ओम, ठीक है। और ये बी है, और इसकी जगह और ये 3 ओम पहले लिखा, ये 3 हो गया, ये A है। अब अगेन पहचानते हैं कि और सीरीज में कौन से पैरेलल में कौन से हैं, ठीक है। तो देखो अगर तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा हो कि डेफिनेटली जो सीरीज में है उसको सीरीज में कर दो, सर्किट को छोटा कर लो, पहला काम तो ये करो। अब दूसरा काम हम लोग ये करते हैं, जितने भी रेसिस्टेंस है ना सबके अक्रॉस नेमिंग करते हैं, सबके अक्रॉस क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, है ना। अब सवाल ने पूछा क्या ए और बी के क्रॉस, तो कोशिश करते हैं अगर पॉसिबल है जितनी भी जंक्शन है ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये है ना, मतलब रेसिस्टेंस के क्रॉस, यानी कि एक रेसिस्टेंस का एक ये मान लो ये रेसिस्टेंस है, एंड पॉइंट ये हो गया और ये हो गया, यानी कि यहाँ मुझे नेमिंग करनी है, इस रेसिस्टेंस का यहाँ पे नेमिंग करनी है, यहाँ पे नेमिंग करनी है, ये रेसिस्टेंस का ये एंड और इस रेसिस्टेंस का ये एंड और ये एंड, तो जितनी भी रेसिस्टेंस है सबके क्रॉस नेमिंग कर लो, ठीक है। नेमिंग कैसे करेंगे, ए और बी के क्रॉस पूछा गया है तो कोशिश करेंगे सबसे पहले ए और बी के टर्म में लिखने की, नाम, है ना। अगर ए और बी के टर्म में लिख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो सीरीज में दिख रहे हैं वो लिख लो, उसके बाद पॉइंट मार्क कर लो कि कहाँ कहाँ मुझे ए बी लिखना है, ए बी सी डी, है ना, जो भी है ना वो लिखना है, ठीक है। तो पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। कैसे मार्क करना है, जितने भी रेसिस्टेंस है सबके एंड पॉइंट डॉट 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 कर लो, उनकी नेमिंग करनी है, ठीक। अब देखो यहाँ का पोटेंशियल बी है तो यहाँ का बी होगा, है ना, प्लेन वायर है, यहाँ का भी बी होगा, प्लेन वायर है, यहाँ का भी बी होगा, ठीक है, प्लेन वायर है। अब यहाँ का बी है तो यहाँ का बी मैं डेफिनेटली नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस आ गया ना, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ये कंज्यूम कर लेगा, तो ये बी तो ये बी नहीं होगा। सिमिलरली ये बी तो ये भी बी पोटेंशियल पे नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस आ गया। अब फिर यहाँ देख देखते, ठीक है, यानी कि इन दो डॉट का लिख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो छोड़ दो, अब यहाँ पे आ जाओ। ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला था कोशिश करो जितने भी डॉट्स हैं सबको ए और बी के टर्म में लिखने की। अब अगर नहीं लिख पा रहे, जैसे कि ये दो डॉट है ना, इसको तो ए और बी के टर्म में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल अगर ए है तो कुछ ना कुछ ये पोटेंशियल कंज्यूम कर लेगा, तो यहाँ का जो है पोटेंशियल ए नहीं बोल सकते, तो नया वेरिएबल कुछ मार्क करो, बोल दो सी, है ना, तो ये भी कितना कुछ सी, है ना, ऐसा हो गया। अब देखो जितने भी रेसिस्टेंस थे सबके अक्रॉस नेमिंग हो गई, है ना। अब जिसकी अक्रॉस पूछा जाए उसको एंड पे लिखो, ए और बी के अक्रॉस पूछा गया है, उसको एंड पे लिख दो। जो वेरिएबल तुमने अज्यूम किया उसको बीच में ना यहाँ पे कहीं चिपका दो, इस लाइन में कहीं भी लिख दो बीच में, है ना, समय के साथ अपने को समझ में आ जाएगा कहाँ पे लिखना है, कहीं पे भी लिख दो, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ सी पॉइंट जो मैंने वेरिएबल अज्यूम किया यहाँ पे लिख दो, ठीक। अब देखो इसलिए ये ए और बी है ना, ये ए और बी किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है सॉरी ये 6 ओम, ये 6 ओम किसके बीच में आ रहा है, ए और बी के बीच में आ रहा है। ऐसा करते हैं सी को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, जगह सही लगेगा, है ना, यहाँ लिख देते हैं। अब देखो इसको काटो, तो ए और ग्रीन से देखो, इसको काट दिया मैंने, तो ए और बी के क्रॉस आ गया 6 ओम, इसे सी को मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया ना ताकि अपने फिट हो जाए, 6 ओम आ गया, इसको मैंने काट दिया। काट इसलिए दो सच दैट कि ये दोबारा रिपीट ना हो जाए,
है ना। अब जैसे कि ये 10 ओम, ये किसके क्रॉस आ रहा है, ए और सी के क्रॉस, ए और सी के क्रॉस 10 ओम, ये हो गया, इसको भी काट दिया। ये वाला 6 ओम किसके बीच में आ रहा है, बी और सी के क्रॉस, बी और सी के क्रॉस 6 ओम, ठीक है। ये 3 ओम किसके क्रॉस आ रहा है, बी और सी के क्रॉस, इसको भी काटो, बी और सी के क्रॉस एक और आ गया ना, ठीक है। तो ये सर्किट है। अब ये दो कितना इजी सर्किट होगा, इसमें साफ साफ दिख रहा है अपने को कि ये दोनों तो पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे, ये 6 ओम जो है ये बी और सी के बीच में आ गया, ये 3 बी और सी के बीच में आ गया, तो ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। अब इन दोनों का जो नेट होगा वो इस 10 ओम के साथ सीरीज में हो जाएगा, है ना। पहला क्वेश्चन है, मैं डिटेल में बताता हूँ, अदरवाइज यहीं से दिख जाएगा कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल है ना। पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, आराम से देखते हैं। तो ये दोनों अब सीरीज, अब ये दोनों जो है पैरेलल में देखना है ना, कैसे, 6 ओम जो है ये बी और सी के बीच में आ रहा है, सी भी बी और सी के बीच में आ रहा है। तो इन दोनों का जो फॉर्मूला मुझे पता है, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, है ना। तो इन दोनों को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, निकाल लेते हैं, आर इक्वलेंट R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ये कितना हो गया, 18/9 2 है ना। 6 और 3 का नेट कितना आ गया, 2। अब मैं क्या करता हूँ, इस सर्किट को और रिड्यूस कर लेता हूँ ना। इसको मैंने देखो, इसको मैंने यहाँ से बना रिड्यूस किया, थोड़ा सा और रिड्यूस करके इधर गया, अब इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे, और रिड्यूस कर लेते हैं। तो देखो ये 10 ओम था, 6 और 3 के जगह मैंने लगा दिया 2 ओम, और ये आ गया 6 ओम, बी और ये। अब देखो जो भी करंट यहाँ से जाएगा आई, वही 2 ओम को भी मिलेगा, है ना। जो 10 ओम से करंट जा रहा है वही 2 ओम को मिलेगा। अब मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि 10 और 2 जो है वो सीरीज में है, और इन दोनों का नेट जो कि 12 ओम होगा वो 6 ओम के साथ पैरेलल में होगा, क्योंकि एक और बना लेते हैं चलो, है ना। 10 और 2 कितना का 12 हो गया, और ये कितना हो गया 6 ओम। इन दोनों का नेट कितना, अब देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो फॉर्मूला लगा दो, आर इक्विवेलेंट का, R1 R2 पर R1 प्लस R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, कितना भी 4 ओम हो गया, है ना। ऐसे सॉल्व करेंगे। तो सर्किट को मतलब रिड्यूस कर लो, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर कोई सीरीज में दिख रहा है ना, तो उसको सीरीज में कर लो, है ना, सिंपल सिंपल कर लो। उसके बाद क्या करो, जितनी भी रेसिस्टेंस है सबके एंड पॉइंट पे डॉट 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 कर दो, है ना। क्यों, क्योंकि मुझे उनकी नेमिंग करनी है। तीसरा स्टेप में क्या करो, नेमिंग करो ए और बी के टर्म में, जिसके अक्रॉस पूछा गया है ना, पॉसिबल मतलब कोशिश करो जितने भी डॉट्स है उसको ए और बी के टर्म में लिखने की, ठीक है। और अगर कोई डॉट है जिसको हम ए और बी के टर्म में नहीं लिख पा रहे हो, तो उसमें वेरिएबल्स अज्यूम कर लो, सी या डी, है ना। अगर एक वेरिएबल से काम नहीं चला, दो इंट्रोड्यूस कर लो, दो से नहीं चला, तीन से कर लो, बट मैक्सिमम दो में हमारा काम हो जाएगा, 12 तक काम हो जाता है ना। ऐसा नहीं होता कि 3-4 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, दो में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, इवन 12 तक में। जैसे अब जैसे नेमिंग हो जाए, फिर क्या करो, जिसके अक्रॉस पूछा गया उस पॉइंट को लास्ट में लिखो, वेरिएबल्स को बीच में कहीं चिपका दो, और देख लो कौन सा रेजिस्टेंस किसके बीच में है, उसको रीड्रॉ कर लो, इस सर्किट को रीड्रॉ कर लो, है ना। जैसे तुम रीड्रॉ करोगे तो तुम्हें सीरीज और पैरेलल आसानी से दिखने लगेगा। तो ये बेसिक फंडा है, इसमें लोग बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चीजें और समझ में आ जाएंगी, है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में इस पे हम लोग सवाल और कंटिन्यू करेंगे सीरीज एंड पैरेलल के, और चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम सीरीज पैरेलल के ही क्वेश्चन करेंगे। अगर डीपीपी मैंने देखो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, बट अभी मत करना, तो वो मिक्स क्वेश्चन है, एक बार लेक्चर खत्म हो जाए तो मैं बता दूंगा, या फिर अगले लेक्चर में मैं बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर मैं अगले कोशिश करूंगा अगले लेक्चर में, अगले जो वीडियो में डालो उसमें मैं क्वेश्चन बता दूँ, है ना। क्योंकि अभी सीरीज पहले हम लोगों ने स्टार्ट ही किया है, उससे पहले कुछ खास न्यूमेरिकल हम लोग मत कर नहीं सकते, जो मैंने पढ़ाया उससे ज्यादा कुछ सवाल बनेंगे नहीं, सवाल बनेंगे सर्किट पे, सीरीज पैरेलल पे, जो भी हम लोगों ने स्टार्ट ही किया। तो देखता हूँ अगर मैं सीरीज पैरेलल उस लेवल तक पढ़ा तो करके तुम्हारा डीपीपी सॉल्व हो जाए, तो अटेम्प्ट कर लेना, अदरवाइज अभी मत अटेम्प्ट करना, परेशान हो गए, 2-3 लेक्चर और देख लो फिर तुम अटेम्प्ट करना, उसमें सीरीज पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। चलो मिलते हैं क्लास में, बाय, ठीक है, थैंक यू।